नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, प्रणाम एंड हेलो। माय नेम इज रविकांत शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सोल फिजिक्स। आज का जो वीडियो है स्पेशली डेडिकेटेड टू 11th ग्रेडर्स एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th grade and that is physical world. And why I have selected this chapter? Because majority of students have no idea that why they are studying science and what is the need of studying physics. So basically all those confusion will be cleared in this video. एंड माई एम इज टू ऑब्वियसली ये सारी जो छोटी छोटी जो डिफरेंस होते हैं ना कि साइंस पढ़ क्यों रहे हो, फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हो और फिजिक्स का डे टू डे बेसिस पे एप्लीकेशन कैसा होता है, किस तरीके से किया जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। एंड यस, आई विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बेसिक आइडिया अबाउट ऑल 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी डिफाइन साइंस इन अ सिंपल वे टू यू। डे टू डे बेसिस पे बहुत सारी ऐसी नेचुरल फिनोमिनास एंड एक्टिविटीज आप देखते होगे, ऑब्जर्व करते होगे और इवन सुना भी होगा। फॉर एग्जांपल लाइक कोई जगहों पे अर्थक्वेक आ गया, या फिर कोई जगहों पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, या फिर कोई जगह पे सी टाइड्स आए, या फिर कोई जगह पे वो ये टॉर्नेडो आ गया लाइक ह्यूरिकेन। सो इवन ये भी आपने ऑब्जर्व किया कि द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ, द मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज अराउंड द सन। So ये सारी चीजों को देखने के बाद you must ask the question like why does this phenomena occurs? What are the reasons behind this? To answer all those questions, the subject of science developed. So it's like based on the observation, whatever the knowledge is deduced, that has generally shared to all of the generations in a systematic manner, that is science. So that knowledge, एक और चीज मैं समझाता हूं कि साइंस इज समथिंग विच बिलीव्स इन एविडेंस। बेसिकली या दिस इज अ ट्रू फैक्ट कि साइंस बिलीव्स इन एविडेंस। कोई भी चीज बिना एविडेंस की नहीं मानती है। तो वही एविडेंस को लेके उस पर रिसर्च किया जाता है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उस पर ऑब्जर्वेशन की जाती है एंड बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन दे डिड्यूस द आइडियाज, दे डिड्यूस द नॉलेज एंड दैट नॉलेज इज शेयर्ड टू यू, दैट इज साइंस। The science is obviously imbibed with experimentations, observations. So yeah, this is science. Now let's understand physics. फिजिक्स को समझने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, अब जितने भी मैंने नेचुरल फिनोमिना मैंने समझाया, जैसे वोल्केनिक इरप्शन हो गया, या फिर सी टाइड्स हो गए, या फिर अर्थक्वेक हुआ, या फिर चेंजिंग ऑफ सीजन आया, या फिर रेनबो फॉर्मेशन आ गया, या फिर रात को तारों का चमकना एंड many other phenomena. So if you ask the question like how does those things happen, what are the rules or what are the laws hidden behind all those natural phenomena, so basically that answer is given by the branch of science that is called physics. The physics helps in studying the basic laws connected with all those natural phenomena. So to study a nature, to study the behavior of nature across your surrounding, you have this tool that is called physics. Being a science student, it is essential to have a certain mindset. एक थॉट का पैटर्न एक डेवलप करना है आपको, बिकॉज ये आपका थॉट का पैटर्न अगर डेवलप आपने किया तो ये आपके लिए लाइफ टाइम बेनिफिट करेगा. It will not only help you to become a innovator, but it will help you to become a good scientist. It will be helpful in your day-to-day basis. कोई भी एक्टिविटीज आप करोगे उसमें बहुत हेल्प करेगा. अब वो क्या चीज मैं समझाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग कॉल्ड साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड. अब ये साइंटिफिक मेथड होता क्या है बच्चा? साइंटिफिक मेथड मतलब एक ऐसा पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा कि आपको ये थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करनी है. अब जितने भी आप नेचुरल फिनोमिना आप देखते हो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि अराउंड 15th ऑफ द सेंचुरी टॉल्मी ने अपना एक प्रपोजल दिया था कि सन that earth lies at the center of the universe and rest of the celestial bodies move around the earth. So that was the theory proposed by the Ptolemy during like around 14th or 15th century somewhere. And after decades later, another scientist emerged. You may have heard his name, Galileo. तो गैलीलियो ने बताया कि नहीं, इनमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है. He said कि no, earth do not lies in the center, but sun lies in the center of the universe and rest of the bodies move around the sun. And later on, of course, ये जब गैलीलियो ने दिया तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म का सामना उनको करना पड़ा, बहुत सारे तकलीफों का
सामना करना पड़ा, उनकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई ये थियरी देने के बाद, बिकॉज पीपल यूज टू एक्सेप्ट व्हाट इट हैज बीन प्रिवेलिंग सिंस ओल्ड डेज, सो स्टीरियोटाइपिकल माइंडसेट तो तब भी चलता था, तो उसी के बेसिस पे गैलीलियो को बहुत सारा तकलीफों का सामना करना पड़ा। बट लेटर ऑन लाइक न्यूटन आए एंड कैपलर्स आए, जिन्होंने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया। न्यूटन ने अपना लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया, जिसपे क्लियरली मेंशन है कि या whatever the ideas, whatever the theory proposed by the Galileo is correct, and later on it was accepted as a theory, full-fledged theory. तो बेसिकली ये जो मैंने आपको एक स्टोरी मैंने समझाया, तो इस स्टोरी के पीछे का इंटेंशन क्या है वो आप समझो, सीक्वेंस के साथ समझो। कि जब टॉल्मी ने अपनी थियरी प्रपोज की, तो थियरी को, कोई भी थियरी को अगर आप प्रपोज करते हो या फिर कोई भी फिनोमिना सपोज करो आपके आसपास होती है, तो उस चीजों को देखने के बाद आपको एक आइडियाज आते हैं, राइट। तो अब सपोज करो आप कोई भी चीजों को आप देखते हो, तो पहला चीज क्या है कि उस चीजों को देखते रहो, लाइक ऑब्जर्व करते रहो। तो ऑब्जर्वेशन इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग एनी थियरीज, ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है बच्चा, ऑब्जर्वेशन किया, जैसे कि टॉल्मी ने ऑब्जर्व किया, जो भी रात को कुछ सितारे, कुछ प्लैनेट्स जो मतलब पहले के टाइम में पीपल यूज्ड टू कंसीडर दैट इट इज समथिंग मैजिकल थिंग इज हैपनिंग, बिकॉज सम ऑफ द स्टार्स आर नॉट रिमेन स्टेबल ड्यूरिंग अ नाइट स्काई, राइट। कुछ स्टार्स ऐसे थे कि जो मूवमेंट करते थे, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए टॉल्मी ने ये थियरी दिया था, दैट इज अर्थ लाइज एट द सेंटर एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी मूव अराउंड द अर्थ। तो बेसिकली वो थियरी उन्होंने प्रपोज कैसे किया बच्चा, उसको प्रपोज तब किया जब उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ऑब्जर्व किया चीजों को। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज टू ऑब्जर्व द नेचुरल फिनोमिना, और ये चीज आपको भी करनी है कि जो भी आप फिनोमिना आप देख रहे हो उसको सबसे पहले काम से, मतलब रिपीटेडली ऑब्जर्व द फिनोमिना, एंड देन based on the observation you have to state your own idea, that is called proposing the theory. Second is called proposing a theory. So second part is proposing a theory. Now if you have given your theory, it will be verified experimentally. So कोई भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल लाइक टॉल्मी ने बताया कि अर्थ सेंटर पे है, रेस्ट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज मूव कर रही है अर्थ के आसपास, तो गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप के हेल्प से चीजों को ऑब्जर्व किया। अब गैलीलियो से भी पहले एक साइंटिस्ट है, दैट इज कॉल्ड निकोलस कोपरनिकस, जिन्होंने ये आइडिया दिया था, दैट इज कॉल्ड हेलियोसेंट्रिसिज्म। हेलियोसेंट्रिज्म क्या था बेटा, हेलियोसेंट्रिज्म यही है कि सन लाइज इन द सेंटर एंड रेस्ट ऑफ द बॉडीज मूव अराउंड द सन। सो बेसिकली उनके बाद गैलीलियो ने उनका सपोर्ट किया था, बाद में गैलीलियो के बाद न्यूटन आए थे। So basically, experimentally, it was like verification of all those data was carried by this Nicholas Copernicus and Galileo. And after the verification of his theory, they have modified their theory. So last part is called modification of the theory. So these are the four element of scientific method. कि कोई भी चीजें अगर आपके आसपास होती है ना बेटा, तो उस चीजों को क्या करना है, पहले चीजों को देखो, ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करने के बाद अपनी थियरी प्रपोज करो कि हाँ अगर कोई एक्टिविटीज हो रही है तो उसके पीछे ये पॉसिबिलिटीज है कि इस फिनोमिना के होने के लिए। डायरेक्टली आंसर के पीछे मत जाना। अब ये एक जनरल माइंडसेट में चाहता हूं कि आप सब डेवलप करो कि फॉर एग्जांपल लाइक आप नए हो, आपको कुछ नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, सपोज जैसे अभी रिसेंटली एक इवेंट भी हुआ होगा, आपने देखा होगा अप्रैल, लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में एक जैसे सन हेलो नाम का फिनोमिना आपने सुना होगा, सन हेलो। स्पेशली ये यूपी में प्रयागराज के रीजन में, लखनऊ साइड के रीजन में ऑब्जर्व किया था कि सन हेलो क्या था बेटा, सन हेलो में जनरली सन था, उसके आसपास एक तरीके से रेनबो जैसा एक हेलो टाइप का शेप बन गया था। So you may have surprised that how does that happen? So basically the answer is hidden behind topic that is called refraction of lights. So basically अगर आपने पढ़ा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इसका आंसर आपको वहीं से मिल जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि एक लेयर होता है क्लाउड्स का, जिसके अंदर छोटे छोटे आइस के टुकड़े होते हैं, जिसके अंदर सारे सनलाइट पास होते हैं और इंटरनली रिफ्लेक्ट्स होते हैं, जिसके अंदर रिफ्रैक्शंस होते हैं, जिसके वजह से इस तरीके से रिंग टाइप का हेलो बनता है। सो बेसिकली दिस आर दी
the phenomena which is occurring nowadays. So basically अगर आपके आसपास होता है तो सबसे पहले क्या करना है, आपने देखा, उसको ऑब्जर्व किया, फिर आप अपनी थियरी बताइए कि हाँ ये सारी चीजें हो रही है तो उसके पीछे ये पॉसिबिलिटीज है, एंड देन यू गो टू द वेरिफिकेशन, बोला ना वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, और यू कैन वेरीफाई बाय योर ओन वे. तो आप चीजों को वेरीफाई कीजिए, इंटरनेट इज अ गुड सोर्स फॉर वेरिफिकेशन ऑल दोस थिंग्स. अब जब आप वेरीफाई करते हो उसके बाद देखोगे आपकी दी हुई थियरीज जो है इट इज करेक्ट और नॉट. अगर आप करेक्ट हुए तो दैट्स वेल एंड गुड, यू आर अप्रोचिंग and you are entering in the world of scientific community. So इस तरीके से आप चीजों को डेवलप कीजिए, अपना माइंडसेट भी इस तरीके से डेवलप कीजिए. आई एम श्योर दैट द लेवल ऑफ इनोवेटिव माइंड्स विल बी इमर्ज. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये सारी चीज क्या है बेटा? These are the 4 elements of scientific method. Now we are going to discuss what we call scope of physics. Scope of फिजिक्स. अब देखो फिजिक्स के ब्रांच है ना बेटा, छोटा से छोटा, अगर जैसे मैं 3 चीज में यहां पे फिजिकल क्वांटिटीज में लिख देता हूं, दैट इज कॉल्ड लेट्स से लेंथ, मास एंड टाइम. अब कोई भी चीजों को अगर आप मेजर करना चाहते हो तो छोटा से छोटा ऐसा कौन सा लेंथ होगा जिसको आप मेजर कर सकते हो? तो इट इज सेड दैट द लेंथ ऑफ न्यूक्लियस दैट इज 10⁻⁻15 मीटर. छोटा से छोटा एलिमेंट जिसे आप मेजर कर सकते हो अभी तक, जो छोटा एलिमेंट है वो कितना है, उसका साइज कितना है बेटा? द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज 10⁻⁻15 मीटर. सो दिस इज द एवरेज साइज ऑफ न्यूक्लियस टू बिगेस्ट लेंथ किसका है बेटा? दैट इज द एवरेज लेंथ ऑफ यूनिवर्स, दैट इज 10⁻26 मीटर. तो यूनिवर्स का जो एक्सपांशन, वेल these are not static, हाँ, ये सारी चीजें वेरी करती है बिकॉज you have heard like universe is constantly expanding. तो ये 10⁻26 से और भी ज्यादा बड़ा अभी तो एज ऑफ नाउ बड़ा हो चुका होगा. और ये भी चीज जैसे मैंने बताया 10⁻15 मीटर, ये भी अभी एज ऑफ नाउ 10⁻15 नहीं है. अभी के करंट रिसर्च के हिसाब से देयर इज सो कॉल्ड, इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड प्लैंक लेंथ. प्लैंक लेंथ कितना होता है बेटा? प्लैंक लेंथ जो होता है इससे भी बहुत कम साइज होता है, दैट इज 10⁻35 मीटर. तो प्लैंक लेंथ क्या होता है बेटा? प्लैंक लेंथ इससे भी छोटा साइज है. बेसिकली आपके सिलेबस में बस इतना ही है, 10⁻15 टू 10⁻26 मीटर. तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो बेसिक जो लेंथ का जो रेंज है दैट इज एज स्मॉल एज द साइज ऑफ न्यूक्लियस एंड एज बिग एज एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स. बट जस्ट एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने के लिए मैं बता दे रहा हूं कि प्लैंक लेंथ क्या है बेटा? प्लैंक लेंथ इज अ लेंथ विच इज कंसिडर्ड टू बी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लेंथ, जिसको बोला जाता है कि ये कहां पे काम आएगा? जब आप क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ते हो. क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली फिजिक्स के बहुत सारे सब ब्रांचेस हैं. अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं हर एक चीजों को मैं डिफाइन करूंगा, क्लासिफाई करूंगा कि भाई एक मैकेनिक्स होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, क्लासिकल फिजिक्स होता है एक तरीके से, क्वांटम मैकेनिक्स होता है एक तरीके से, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स होता है एक तरीके से, थर्मोडायनेमिक्स होते हैं. ये सारी चीजें जो होता है, सारी ये जो ब्रांचेस है फिजिक्स के, जिसके अंदर स्पेसिफिकली उसी रेंज को, उसी डायमेंशंस ऑफ पार्टिकल्स को स्टडी की जाती है. जैसे क्लासिकल फिजिक्स है तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को स्टडी की जाती है. क्वांटम मैकेनिक्स है तो क्वांटम में क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी की जाती है. ठीक है. स्टैटिस्टिकल फिजिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में वही छोटे छोटे पार्टिकल्स को अगर थोड़ा हीट दे दिया जाए तो उसके मतलब एक से ज्यादा मतलब एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, एवरेज स्पीड अगर उसकी मेजर करनी है, एवरेज मोमेंटम मेजर करना है, तो वो सारी चीजें स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में आती है. सो बेसिकली ये सारी चीजें आपके कोर्स में नहीं है, बट जस्ट फॉर कैजुअल नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूं. ठीक है. अब दूसरी चीज मास के बारे में बात करें तो मास का क्या है बेटा? एज स्मॉल एज किसका मास होता है? अब जनरली सिलेबस के हिसाब से एज स्मॉल एज यू हैव मास ऑफ लेट्स से इलेक्ट्रॉन -31 kg टू द एज बिग एज मास ऑफ सन 10⁻30 kg. अगर टाइम की बात करें तो एज स्मॉल, अब देखो मैंने बताया कि स्मॉलेस्ट लेंथ कितना होता है बेटा? द साइज ऑफ न्यूक्लियस. सो बेसिकली 10⁻23 सेकंड इज द साइज ऑफ लाइक लाइट इज यूज्ड टू ट्रैवल लाइक टू क्रॉस दिस डायमीटर ऑफ दिस न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस की डायमीटर को क्रॉस करने के लिए अराउंड 10⁻23 सेकंड लगता है. सो दिस इज द एवरेज टाइम टू क्रॉस द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस. दैट इज द स्मॉलेस्ट टाइम टू द एज बिग एज 10⁻18 सेकंड. दैट इज द average life, or we say that average time for a sun का जो लाइफ स्पान है ना, that would be 10⁻18 second. So this is the time range for all of the time range for physics part, right? So these are the scopes we had studied कि कौन कौन सी रेंजेस मैंने बताया, लेंथ की रेंज मैंने बताया, मास का रेंज बताया और टाइम का रेंज बताया. अब ये सारी चीजें समझने के बाद एक क्लासिक, एक जनरल ओवरव्यू आपके दिमाग में छप गया होगा
कि लेंथ हमने बताया, लेंथ फिजिक्स में छोटा से छोटा लेंथ कितना होता है बेटा, छोटा से छोटा। अच्छा इसको मत लेना, फ्लैंक लेंथ बाद में आप लोग सर्च कर लेना कि फ्लैंक लेंथ होता क्या है, गूगल पे आपको क्लियर आ जाएगा। सिलेबस पे के हिसाब से अगर हम देखें तो वी शुड फोकस ओनली ऑन दिस रेंज ओनली, दैट लेंथ, मास एंड टाइम, राइट। सो दिस आर द रेंजेस फॉर 3 एलिमेंट्स, राइट। अब एक और चीज मैं आपको शेयर करने वाला हूं कि अब जितने भी फिनोमिना आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, उसमें ना 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो कॉम्प्लेक्स चीजों को क्या करते हैं, बेसिकली चीजों को तोड़ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैथ्स, अगर मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या करते हो बेटा, वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आप पहले क्या करते हो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हो, और वो छोटे पार्ट को पहले सॉल्व करोगे, उसका आंसर आ जाएगा, फिर छोटे पार्ट को सॉल्व करोगे, उसका आंसर आएगा, फिर छोटे पार्ट को सॉल्व करोगे। तो इससे क्या होता है, ये प्रोसेस इजी बन जाता है। उसी तरीके से अगर फिजिक्स के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसको सॉल्व करना बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो जस्ट टू सॉल्व ऑल दोस कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जनरली दे यूज टू डिवाइड ऑल दोस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू सेगमेंट्स, और जनरली हर एक सेगमेंट्स में एक पैटर्न्स देखी जाती है, एक सिमेट्री देखी जाती है, और बेस्ड ऑन द पैटर्न एंड सिमेट्री दे डिड्यूस सम कंक्लूजंस। सो बेसिकली इसमें एक चीज आपको समझना है कि सिस्टम, यूनिवर्स में एक चीज बहुत कॉमन होती है, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। अब सिमेट्री क्या होता है, इसको बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे, थोड़ा बहुत उसके आइडिया मैं थोड़ा ब्रीफिंग में कर देता हूं क्या होता है सिमेट्री। सो बेसिकली अगर जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे इस रूम में अगर मैंने कोई एक एक्टिविटी मैंने किया, कोई भी एक्सपेरिमेंट मैंने किया, अब यहां से अगर सपोज करो मैं कहीं यूएसए में चला गया, अब यूएसए में कोई रूम पे मैं गया और प्रोवाइडेड कि यहाँ का जो टेम्परेचर प्रेशर इस रूम का है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर अगर उस यूएसए के रूम पे भी हुआ, तो अगर अगेन कोई एक्सपेरिमेंट में वहां पे परफॉर्म करता हूं तो जो रीडिंग इस रूम में आएगा सेम रीडिंग उस रूम में भी आएगा। सो दिस इज द आइडिया ऑफ व्हाट वी कॉल सिमेट्री। तो ये सारी जनरल चीजें हैं, आपको याद, आपको समझना चाहिए, बिकॉज ध्यान में होना चाहिए, राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि फिजिक्स के और कौन कौन से ब्रांच है। तो जैसे मैंने बताया आपके सिलेबस में you will be going to study mechanics. Mechanics में क्या होगा बच्चा, mechanics में you will be going to understand the behavior and the motion of all those bodies. Then you will be going to study the properties of the matter. Then you will be going to study thermodynamics. Yes, heat and thermodynamics के बारे में आप लोग स्टडी करोगे, waves and oscillations, atomic physics, electrodynamics, nuclear physics. तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये सारी फिजिक्स के एक ब्रांचेस है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, जिसको आप 11 से 12 के मॉड्यूल में पूरा आप सब समझने वाले हो। जैसे मैकेनिक्स का बताया तो प्लैनेटरी मोशंस होती हैं, बॉडी एक दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव करती है, उनके मोशन के बारे में ही जनरली स्टडी की जाती है मैकेनिक्स में। और थर्मोडायनेमिक्स में जनरली वी आर डील विद द एनर्जीज, इंटरनल एनर्जीज, ठीक है, टेम्परेचर्स, तो ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन जनरली थर्मोडायनेमिक्स में होती है। देन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया जाएगा, उसके इंटरेक्शंस देखी जाती है। देन यू विल बी गोइंग टू स्टडी अबाउट एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में क्या होगा कि छोटे छोटे एटम्स की स्टडी की जाती है, स्पेशली बोर्स एटॉमिक मॉडल उसमें आएगा आपके सिलेबस में। बोर्स एटॉमिक मॉडल है 12th में आएगा, अभी नहीं आएगा, तो उसमें स्पेक्ट्रास के बारे में देखा जाएगा, थोड़ा बहुत आइडियाज दी जाएगी। Then you will be going to study about nuclear physics. Nuclear physics में क्या होता है कि you will be going to learn that कि यूरेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जिससे can be exploited to develop a nuclear reactor for producing electricity, and उसके बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफिंग दी जाएगी। So basically these all are the ideas, these all are the part of the physics that you are going to study, right? Now I hope ये छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है जो समझना चाहिए वो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमें समझना है क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी ऐसे फिजिकल फिनोमिना होती है आपके आसपास, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो टाइम के साथ चेंज हो जाती है, राइट। बट कुछ कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, राइट। अब कुछ ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कंजर्व्ड क्वांटिटी। सो नाउ वी विल बी गोइंग टू डिस्कस। देखो ये कंजर्व क्वांटिटी क्या है, कंजर्व क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज है जिसके वजह से, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जिसको पार्ट्स में, दे आर जनरली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स एंड देन दे आर यूज्ड टू सॉल्व इट इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को अगर हम सिंपली वे में अगर हमें सॉल्व करना है तो बेसिकली दिस कंजर्व्ड क्वांटिटी विल बी हेल्पफुल। तो कौन कौन सी कंजर्व क्वांटिटी हम लोग देखेंगे, वी विल बी लर्निंग व्हाट वी कॉल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पहली पार्ट तो आप लोग समझोगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देन यू विल बी गोइंग टू स्टडी अ पार्ट कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी। देन यू विल बी गोइंग टू स्टडी समथिंग कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ
mass plus energy. Then you will be going to study something called conservation of charge. Then charge तो खैर ये तो 12th grade में आएगा, but this is a part you will be going to study in the future. Then you will be going to study something called conservation of linear momentum. Then you will be going to study something called conservation of angular momentum. और बहुत सारी चीजें हैं जो सारी चीजों को आप पढ़ोगे फ्यूचर में. तो 11th के मॉड्यूल में आप लोग कौन कौन सी चीजों पे प्राइमरीली फोकस करोगे? यू विल बी गोइंग टू फोकस ऑन मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी, मास एनर्जी का भी, हाँ ये भी थोड़ा बहुत पार्ट आएगा बट नॉट रियली, ये आपके हायर स्टडीज में आएगा. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं आएगा, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, दिस आर द कंजर्वेशन. बेसिकली वैसे तो ये सारे कंजर्वेशन ऑफ दिस फिजिकल पैरामीटर्स सारे इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि सारे नहीं आने वाले. बट बेसिकली आपके 11th मॉड्यूल्स में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी का ज्यादा ब्रीफिंग आएगा. लाइक वर्क पावर एनर्जी समझाऊंगा, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम भी आएगा. राइट, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन. फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में क्या होगा? जनरली कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में हम कंजर्वेटिव फोर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स मींस आपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो डोंट वरी, आई विल टीच यू अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स इन ग्रेट डिटेल. इन स्पेसिफिक चैप्टर इसका डेडिकेटेड है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में. जस्ट स्मॉलर लाइक एक ब्रीफ में आपको समझा देता हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स means something which only depends on initial and final position. Like it do not depend on which path you are going through, it only depends on initial and final position. So yeah, mechanical energy is something which is associated with all those conservative force connected with it. Mechanical energy is nothing but sum of kinetic energy and potential energy. For example, like एक बॉल लिया मैंने और बॉल लेके मैंने ऊपर की तरफ उछाल दिया. तो बॉल लिया तो इनिशियली आई हैड अ पोटेंशियल एनर्जी, राइट. अब इसमें कंजर्वेटिव फोर्स क्या लग रहा है? एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर मैंने ऊपर उछाला तो ऊपर गया. नाउ दिस पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजेस टू kinetic energy. Now it is in motion. Now suppose like it reaches to the maximum optimum position and then it comes to rest. Now again it changes to potential energy. Now again it's returning back to their original path. Now it again the potential energy changes to kinetic energy and finally it strikes to the ground. Or let's say मैंने catch कर लिया तो again it will connect it to the potential energy. तो basically क्या है कि in this mechanical energy, conservation of mechanical energy, the sum of kinetic energy and potential energy is always remain constant. अब total energy में क्या होगा कि suppose you are not willing to consider conservative forces, but you also wanted to include some non-conservative forces. Non-conservative forces में क्या आएगा बेटा? Some of the forces like frictional force, sound, heat energy, मतलब ऐसी सारी चीजें जिसके वजह से आपकी एनर्जी, मतलब जिसको आप क्या करते हैं कि they are not depends on the like initial point and final position, जिसका पाथ का कंसिडरेशन करना बहुत जरूरी है. तो these all are the part of non-conservative force. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लाइक जैसे मैंने बॉल ऊपर फेंका, राइट. तो इनिशियली बॉल फूका तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वाज चेंज टू द काइनेटिक एनर्जी एंड नाउ अगेन दैट चेंज like at optimum position it were in a maximum potential energy and then again changes to kinetic energy. अब kinetic energy ग्राउंड पे गिरती है, बॉल जो ग्राउंड पे गिरेगा तो नाउ ग्राउंड पे गिरने के बाद क्या होगा? इट प्रोड्यूस अ साउंड. तो साउंड एनर्जी इज अ पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी. लाइक कंजर्वेशन एनर्जी में क्या होता है? सम ऑफ ऑल द एनर्जीज associated with the ball, be it conservative or be it a non-conservative. So heat energy हो गया, sound energy हो गया. So these are the frictional. अगर force अगर लग रहा है तो frictional force is a part of the non-conservative force. So basically here we are discussing about the energy. So non-conservative energies इसमें include होगा, right? Sound energy, heat energy, these are the part of non-conservative energy. Right. Now the second part is about, third part that you will learn about mass and energy relation. Mass and energy relation क्या होता है? देखो अगर मैं सिंपल बताऊं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थियरी आई थी, दैट इज स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, से पहले क्या था कि उनकी थियरी आने से पहले उन्होंने एक मास एनर्जी रिलेशन बताया था. तो माना यह जाता था कि मास इज इनडिस्ट्रक्टिबल. लाइक इनिशियली सिस्टम का जो मास है अगर वो टूट जाता है तो सम ऑफ ऑल द मासेस इज इक्वल टू द इनिशियल मास ऑफ द स्पेसिमेन. बट जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने मास एनर्जी रिलेशन निकाला, दैट इज E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, तो इस रिलेशन में एक चीज क्लियर हो गया
क्या क्लियर हुआ बेटा कि अगर कोई भी सिस्टम से, अगर मान लो कोई सिस्टम अपना छोटा सा हिस्सा, अगर छोटा सा पार्ट भी उसका टुकड़ा मास अगर रिड्यूस हो जाता है, तो दैट रिड्यूस मास इज चेंजेस टू फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो बेसिकली अगर मेरे पास, अगर सपोज करो, just for a generalization, let's say I have a 10 gram of any substance. Now out of 10 gram, let's say 2 gram is lost by somehow, by any like physical experiment, right? So that 2 gram that I have lost is generally changes into the form of energy, that maybe in the form of heat energy, maybe in the form of other form of energies, right? So basically जो भी मेरा mass reduce हुआ, that has equivalent amount of energy produced. तो basically इस अल्बर्ट आइंस्टाइन का जब मास एनर्जी रिलेशन आया, तो एक जनरलाइजेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डेवलप हुआ, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी, जिसमें यह कहा गया कि अगर यूनिवर्स में अगर छोटा सा मास भी अगर रिड्यूस होता है, तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल आल्सो प्रोड्यूस, एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास. The second part that you will be going to understand, that is called conservation of charge. Conservation of charge में क्या होगा कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम लेके चलो, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम लेके चलो, मतलब ऐसा सिस्टम जो बाहर से कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे. एक नॉर्मल सा सिस्टम, एक नॉर्मल सा बॉक्स लो, और उस नॉर्मल से बॉक्स में अगर सपोज करो अगर आपके पास दो चार्ज, राइट, अब दो चार्ज अगर लिया है, तो सम ऑफ द ऑल द चार्जेस विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. अब वो दो चार्ज को अगर मैं फिर से, अगर मैं और कैसे भी कोई भी मैट्रिक्स और डिवाइड कर दो, और डिवाइड कर दो, और डिवाइड कर दो उसी सिस्टम के अंदर, तो अब उनका जब सम करोगे, उसका एडिशन करोगे, तो पता चलेगा कि टोटल जो इनिशियली जो टोटल चार्ज का जो वैल्यू था, और डिवाइड करने के बाद भी अगर मैं टोटल करता हूं, दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट. सो दिस इज द प्रिंसिपल व्हाट वी कॉल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इसके बारे में हम 12th ग्रेड में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें ये चीजों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा. देन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी सारी चीजें हैं. इसमें जनरली क्या होता है बेटा कि ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम का पार्ट जब ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब मैं पढ़ाऊंगा आपको, एंड लाइक मोशन, रोटेशनल मोशन में पढ़ाऊंगा, तब आपको ये टर्म्स, ये एक जनरलाइजेशन है जो वहां पे डेवलप होती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, कि एक कंडीशन है जहां पे अगर बॉडी का एक्सटर्नल फैक्टर को एलिमिनेट किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो सिस्टम का क्या होगा कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा. सो अभी आप लोग सुन रहे होगे, तो प्रोबेबली अगर आप नए हो तो आपको ये चीजें नहीं समझ में आएगा, बट जब मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जब चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज तो उसमें एक आपका स्पेसिफिक सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स. तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये चीजों को डिस्कस किया जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ momentum, right? So and about the conservation of angular momentum, जब टॉर्क का पार्ट जब समझेंगे हम लोग, टॉर्क इन द मोशन, रोटेशनल मोशन में, तो वहां पे भी समझाया जाएगा कि अगर सिस्टम का अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है, तब एंगुलर मोमेंटम उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में कंजर्व रहता है. तो बेसिकली इस केस में जब एंगुलर मोमेंटम समझाऊंगा, तो मैं उस टाइम पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से सारे प्लैनेटरीज बॉडीज अगर सन के आसपास मूव करते हैं, तो किस तरीके से उनका based on the conservation of angular momentum we can able to derive Kepler's law, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम derive कर सकते हैं. So yeah, these were the elements which are supposed to remain constant with time, irrespective of the external circumstances that are changing, and these are the conservations which is aiding tool for every individual for solving any complex फिजिकल प्रॉब्लम इन अ सिंप्लीफाइड मैनर, राइट. अगर आपको ये सारी चीजें अगर समझ में आ गया होगा, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी सिंपल पार्ट, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर. तो एक और चीज मैं आपको बताना भूल चुका हूं, जब ये चीजें मैं समझाऊं, तो मेक श्योर कि आपके पास पेन पेपर भी हो, बिकॉज अगर पेन पेपर है तो आपको जो भी चीजें, अगर शायद मैं, हो सकता है कि बहुत सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैं चीजें लिख नहीं रहा हूँ. So if you are thinking कि अगर वो सारी चीजें अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो you can write on your own way, right? So let's discuss conservation, not conservation, fundamental nature of four fundamental nature of forces.
इसमें कौन से फोर्सेस है बेटा? पहला फोर्स मैं आपको बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको समझाऊंगा, दैट इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियस फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। थर्ड पार्ट मुझे आपको समझाना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड लास्ट पार्ट जो मुझे आपको समझाना है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो इसके बारे में मैं आपको आइडिया बता दूंगा, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें समझना। ये जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, इसका बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आप पढ़ोगे फिजिक्स और ये 4 फोर्स के बारे में ही आइडिया नहीं है तो क्या मतलब है ना। पॉसिबिलिटी है कि आपको इन सारे फोर्सेस में कुछ फोर्सेस के बारे में आपको रफ तो आइडिया होगा ही, बट लेट मी हेल्प यू। सो फर्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बेटा? बिकॉज ऑल्दो इट इज अ वीकेस्ट फोर्स, स्टिल इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा? कि ये वीकेस्ट फोर्स तो है कि भाई अब देखो, अभी अगर मैंने यहां पे रखा हुआ है, अगर इस पेन को मैंने रखा हुआ है अपने एक पाम पे, तो मैं चाहूं तो इसको आराम से उठा सकता हूं। अगर वो पाम पे रखा हुआ है तो बिकॉज ग्रेविटी तो इस पे लग रही है ना। अगर मैं अपने नॉर्मल से फोर्स से इसको उठा सकता हूं, सो दैट इज कॉल्ड, अगर मैंने इतना नॉर्मल सा फोर्स लगा इसको उठा लिया, तो मतलब क्या हुआ? मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स को भी मैंने ओवरकम कर लिया। तो दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड टू से इट इज अ वीकेस्ट फोर्स। अब देखो, एंड सेकंड पार्ट इज इट इज अ लॉन्गेस्ट फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स क्यों होता है बेटा? बिकॉज अब देखो, अर्थ है, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो तो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। अब इतना लंबा डिस्टेंस होता है, स्टिल अब आप सोचो कि इतना लंबा, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ओनली दिस रिवॉल्यूशन ऑफ ऑल दोस सेलेस्टियल बॉडीज अराउंड द सन इज अकरिंग। एक और चीज है कि सन इज एट सेंटर अक्रॉस ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज। ये पार्ट सिर्फ सोलर सिस्टम में, हाँ, हमारे सोलर सिस्टम में। अगर आप ऐसा मत समझ लेना कि सन इज अ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, नो, सन इज नॉट एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, सन इज एट सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये थोड़ा मॉडिफिकेशन है, ये बोलना मैं भूल गया, बट दिस इज ऑल्सो अ न्यू मॉडिफिकेशन दैट यू शुड रिमेंबर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में वी विल डिस्कसिंग। एंड वन मोर पार्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी चीजों पे लगती है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स उन चीजों पे लगती है जिसके अंदर मास होगा। तो मेन पार्ट हमें क्या क्या समझा कि फर्स्ट, it occurs between the body which has a mass. Second, it is a weakest force. And third, it is a long range force. 3 चीजें। Third is it is a long range force. अब second, एक और चीज आपको इसमें ऐड करनी है। कौन सी चीज इसमें ऐड करनी है? कि it is a central force. Central force क्यों बोला मैंने? ये चीज याद रखना, it is a central force. Central force क्यों? Because ये central force मतलब अगर कोई भी force, इफ द फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब जब आपको मैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स समझाऊंगा तब उसका एक फॉर्मूला आता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला पे ये पता चलेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर कोई भी फोर्स, अगर इफ इट इज ओबेइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसका मतलब क्या होगा? कि दे आर अ सेंट्रल फोर्स। तो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज यू शुड रिमेंबर, दैट बिकॉज इट obeys inverse square law, ठीक है। These are the ideas of gravitational force। एक और चीज आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि जनरली कहा जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का ओरिजिन है बिकॉज ऑफ वन हाइपोथेटिकल पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटॉन्स। अब ग्रेविटॉन्स एक ऐसा चीज है जिसके बारे में थियोरेटिकली तो बोला गया है, बट प्रैक्टिकली वी हैव नॉट सो फार डिटेक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटॉन, राइट। अगर थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो हाँ, थियोरेटिकली हाइपोथेटिकल मॉडल भी बनाया गया है ग्रेविटॉन का, उसका स्पिन वैल्यू भी 2 है। ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ अभी आपको नहीं समझ में आएगा, बट एंड इन शॉर्ट ये याद रखना कि दिस इज द हाइपोथेटिकल केस। बिग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? बिग न्यूक्लियर फोर्स ये होता है कि अगर जनरली बहुत सारे फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब बीटा इमिशन, एकदम मैं समझा रहा हूं, बीटा इमिशन क्या होता है कि अगर मेरा एक न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है बेटा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भरे होते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, दिस इज द न्यूक्लियस। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन आसपास मूव करता है और अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि देयर आर सर्टेन, बाय सम फैक्टर,
neutron are converted to proton, and by the conservation of charge, there are a development of so-called electron, and there is another particle called antineutrino. अब ये चीज क्या है? दिस पार्ट आई विल टीच यू इन न्यूक्लियर फिजिक्स. जब आप 12th ग्रेड में आओगे तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. बट अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक आइडिया ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स. वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बेटा? वीक न्यूक्लियर फोर्स इज अ फोर्स विच इज प्रेजेंट बिटवीन द light elementary particle and heavy elementary particle within the nucleus. मतलब जब उन्होंने फिजिसिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब बीटा इमिशन हो रहा था, ये इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? बीटा पार्टिकल बोलता है. ठीक है, जब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? बीटा इमिशन, बीटा पार्टिकल. तो बीटा पार्टिकल क्या होगा कि जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, बीटा पार्टिकल भी रिलीज होता है और एंटी पार्टिकल भी रिलीज होता है. बट जब इनका एनर्जी का मेजरमेंट किया गया तो हर एक एक्सपेरिमेंट में यह पता किया गया कि एनर्जीज आर नॉट कांस्टेंट, दे कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, एंड दैट चेंज ऑफ एनर्जी इज अकरिंग बिकॉज समवेयर देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन एंटी न्यूट्रिनो विथ लाइट पार्टिकल. एंटी न्यूट्रिनो इज अ लाइट पार्टिकल जनरली कहा जाता. ठीक है, विथ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस. मतलब हर बार ये इंटरेक्शन हो रहा है जिसके वजह से एनर्जी में फ्लक्चुएशन आ रहा है. So basically that's what we are saying. Weak nuclear force is nothing but it is a force which is occur between a elementary light particle with a heavier particles. ठीक है, लाइट पार्टिकल और heavier particle के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन के लिए जो भी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, that force is called weak nuclear force. Right? Now the third part is called okay, weak nuclear force do not obey center force. It is not obeying the square law, inverse square law, right? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर दोज फोर्सेस व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल व्हिच आर चार्ज. तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? इफ बॉडी इज चार्ज इन दैट कंडीशन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज अकरिंग. ये पहला कंडीशन है. अब एक और चीज मैंने यहां पे नहीं बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ईदर अट्रैक्टिव और repulsive. So it has both nature, attractiveness and repulsiveness. ठीक है. थर्ड पार्ट क्या होगा बेटा? थर्ड पार्ट इज इट इज ऑल्सो अ सेंट्रल फोर्स एंड इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ. इनवर्स स्क्वायर लॉ क्यों बोला बेटा? बिकॉज अगर आप इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. ये बेसिकली ये सारी चीजें बता रहा हूं, जब इसका स्पेसिफिक चैप्टर आएगा वहां पे इस फॉर्मूला के बारे में ग्रेट डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. अब एज ऑफ नाउ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना, दिस वेयर Q1 and Q2 इज अ वैल्यू ऑफ चार्ज, R इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. राइट. The last part is strong nuclear force. Strong nuclear force में क्या होगा? Strong nuclear force is nothing but it is a force acts within the nucleus. Nucleus का रेंज कितना होता है? 10 to power minus 15 मीटर. मैंने बताया था ना, रेंज ऑफ लेंथ that is 10 to power minus 15 meter to 10 to power 26 meter. That is average size of universe. So basically within the limit of 10 to power minus 15 meter, this forces exist between neutron और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन. अब आप ही खुद देखो ना कि अगर मेरे पास जैसे पॉजिटिव चार्ज है ना, न्यूक्लियस अगर यहाँ पे बताया तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि अगर मान लो मैंने 10 पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया और 10 लेट्स से न्यूट्रॉन मैंने रख दिया, प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन रखा, तो प्रोटॉन इटसेल्फ इज अगर 2 पॉजिटिव चार्ज होगा तो कितना स्ट्रांगली रिपेल करेगा. अब यहाँ पे 2 की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 10 प्रोटॉन्स. तो 10 प्रोटॉन्स कितना इफेक्टिवली एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो अब उसको अवॉइड करने के लिए, वो उस रिपल्सिवनेस को एलिमिनेट करने के लिए यू हैव अ फोर्स कॉल्ड weak nuclear force. So generally weak nuclear force is the strongest force in nature, and the second thing is it is a short range. So yeah, this is what you call strongest force, and third part is short range. ठीक है, strongest force in nature and it is a short range. Range will be within a limit of 10 to power minus 15 meter. So yeah, this were the example of 4 fundamental forces of nature. I hope ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. So basically
ये चैप्टर का पढ़ाने का एक ही इंटेंशन था कि आपको जो बेसिक आइडिया होनी चाहिए ना ये 4 फंडामेंटल्स के बारे में, या फिर आप साइंस पढ़ रहे हो तो साइंस क्यों पढ़ रहे हो, और फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स की नीड क्या है, वो सारा जो आइडिया था वो शेयर करना था. सो दिस वर द पार्ट वी वर वांटेड टू डिस्कस. अब आपको मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि लाइक एप्लीकेशन डे टू डे बेसिस पे कहाँ पे होता है. फॉर एग्जाम्पल लाइक आप सोचोगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे, उसका यूज कहाँ पे होता है. तो रॉकेट का जो प्रपोजल होता है, ठीक है, जितने भी आप रॉकेट प्रपोजल अभी जैसे रिसेंटली जीएस लाइक नेविगेशन सैटेलाइट इसरो से जो लॉन्च किया गया, ठीक है, दैट वाज बिकॉज ऑफ द दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. जो लॉन्चिंग होता है ना रॉकेट प्रपोजल, दैट इज बिकॉज ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन. नाउ सेकंड पार्ट यू माइट बी थिंकिंग कि सर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में कहाँ पे यूज होता है. तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यूज होता है कि जैसे रेफ्रिजरेटर है, एसी है, तो ये सारी चीजों में थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट यूज किया जाता है. नाउ सेकंड पार्ट आप लोग भी सोचोगे कि सर और बताओ कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, अभी जैसे मान लो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या यूज होता है. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में क्या होता है बेटा कि जनरली दे कन्वर्ट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, वहां पे फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज किया जाता है, ठीक है. सो और बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल लाइक सोनार है, तो सोनार में क्या यूज किया जाता है, जनरली दे आर यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव्स, right, to get and to receive the ideas about how much depth the particular sea is, right. सेकेंड चीज जैसे मान लो कि एक्सेलरेटर है, सो एक्सेलरेटर का यूज क्या होता है. एक्सेलरेटर जनरली इज यूज्ड इन वेरीफाइंग द लाइक स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल अंडर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो these all are the applications basically, these are the basic applications for ऑफ द फिजिक्स. आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा. अगर आपको पसंद आ रहा होगा लेक्चर तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. एंड थैंक यू सो मच.